हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साथ एक बार पुनः आपके बीच सोशल साइंस के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 7 की सोशल साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है तापमान। इसे इंग्लिश में हम टेम्परेचर कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम तापमान के बारे में जानेंगे कि तापमान क्या होता है, तापमान किन किन कारकों से प्रभावित होता है, तापमान का महत्व क्या है आदि। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि तापमान होता क्या है। मौसम बदलने के साथ साथ हमें कभी बहुत गर्मी और कभी बहुत ठंड का एहसास होता है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा प्रायः वायु के गर्म या ठंडा होने के कारण होता है। यानी हमें जो मौसम बदलने के साथ ही ठंड और गर्मी का जो एहसास होता है वह वायु के गर्म या ठंडा होने के कारण होता है। मीन्स जब वायु गर्म हो जाती है और उसके अंदर से नमी खत्म हो जाती है तो हमें गर्मी का एहसास होता है, और जब वायु अधिक नमी या आर्द्रता प्राप्त कर लेती है तो हमें सर्दी का एहसास होता है। वायुमंडल में उपस्थित गर्मी ही ताप कहलाती है। मीन्स वायुमंडल, ये जो हम पृथ्वी के चारों ओर हवा का जो आवरण फैला हुआ है, इस वायुमंडल में जो गर्मी उपस्थित होती है उसे ही हम ताप कहते हैं। ताप को ऊष्मा भी कहा जाता है। वायुमंडल में ताप कितना बढ़ा या घटा, इसका पता उसके मापन से लगाया जाता है। मीन्स वायुमंडल में कितना तापमान बढ़ गया है या घट गया है, ये हम जब उसको नापते हैं या मापन उसका कर लेते हैं, इस चीज़ से हम पता लगा सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित ताप की मात्रा के मान या मापन को तापमान कहा जाता है। तापमान को सेंटीग्रेड या सेल्सियस में मापा जाता है। यानी कि तापमान को मापने की इकाई क्या है? पहले उसको सेंटीग्रेड में मापा जाता था, वर्तमान समय में इसको सेल्सियस में मापा जाता है। तो ये तो है तापमान। अब इसका महत्व क्या है? जब हम किसी स्थान के मौसम और जलवायु की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि उनके प्रमुख तत्वों जैसे कि तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, बादल और वर्षा के बारे में चर्चा करते हैं या करना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी स्थान के मौसम और वहाँ की जलवायु के बारे में बात करते हैं कि उस जगह की या उस शहर की जलवायु ऐसी है या वहाँ का मौसम ऐसा है, तो इसका मतलब यह है कि हम इन 6 तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके नाम हैं तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, बादल और वर्षा। क्योंकि मौसम या जलवायु किसी एक तत्व शामिल उसमें नहीं होता है। मौसम में या तापमान के अंदर ये सभी 6 प्रकार के तत्व शामिल होते हैं, लेकिन इनमें तापमान ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यानी इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह क्या है? तापमान है। क्योंकि सभी तत्वों को प्रभावित और क्रियाशील तापमान ही करता है। यानी कि ताप से ही अन्य सभी तत्व प्रभावित होकर क्रियाशील होते हैं, इसलिए ताप का सबसे महत्वपूर्ण इसमें योगदान होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल ताप कैसे प्राप्त करता है, यानी वायुमंडल में ताप की प्राप्ति कैसे होती है। पृथ्वी और इसके वायुमंडल में ताप की प्राप्ति सूर्य से होती है। यानी पृथ्वी और वायुमंडल को ताप कहाँ से मिलता है? पृथ्वी और वायुमंडल को ताप सूर्य से मिलता है, क्योंकि पृथ्वी के पास अपना कोई ताप या प्रकाश नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी सूर्य से ताप प्राप्त करती है। सूर्य ताप और प्रकाश का अक्षय भंडार है। यानी कि सूर्य के पास ताप का और प्रकाश का अक्षय भंडार है जिसमें कोई कमी नहीं आती है। वह निरंतर आकाश में चारों ओर ताप और प्रकाश करता है। यानी कि सूर्य ही आकाश में चारों ओर ताप या गर्मी और प्रकाश करता है। सूर्य एक विशाल धधकता हुआ आग का गोला है। यानी कि सूर्य क्या है? सूर्य के अंदर आग है, तो इसलिए कहा गया है कि सूर्य एक बहुत बड़ा, विशाल मीन्स बहुत बड़ा, धधकता हुआ, जलता हुआ एक आग का गोला है। सूर्य द्वारा ताप के सतत विसर्जन को सौर विकिरण कहा जाता है। यहाँ पर एक शब्द आया है स्टूडेंट्स, सौर विकिरण। तो सौर विकिरण किसे कहते हैं? तो सौर विकिरण की हम बात करें तो सूर्य के द्वारा ताप का जो सतत विसर्जन होता है उसे ही हम सौर विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट है पार्थिव विकिरण। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने से पहले वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। यानी कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने से पहले वायुमंडल में प्रवेश करती हैं।
इससे वायुमंडल का ऊपरी भाग कुछ गर्म हो जाता है। किरणें जब पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती हैं तो धरातल अधिक गर्म हो जाता है, क्योंकि धरातल वायुमंडल की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त करता है। पृथ्वी का धरातल इस ताप को धीरे धीरे पुनः बाहर निकालता है। इस क्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको और क्लियर करना चाहूँगी कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो उससे पहले वह वायुमंडल से गुजरकर या होकर आती हैं, इसलिए वायुमंडल का ऊपरी भाग गर्म हो जाता है। और जब वह किरणें धरातल पर या पृथ्वी पर पहुँचती हैं तो धरती या धरातल गर्म हो जाता है, क्योंकि धरातल वायुमंडल की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त करता है। मीन्स वायुमंडल इतना ताप प्राप्त नहीं करता सूर्य से, लेकिन धरातल ज़्यादा ताप प्राप्त करता है। और पृथ्वी का धरातल इस ताप को धीरे धीरे फिर पुनः बाहर निकालता है, यानी कि पहले धरातल सूर्य की गर्मी को ऑब्जर्व करता है, उसे ग्रहण करता है, फिर उसे ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे करके वह उसे बाहर निकालता है। तो ये जो सूर्य की गर्मी है जो ऑब्जर्व कर लेता है धरातल और इसे बाहर निकालता है, इस सारी प्रक्रिया को ही हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट है, पार्थिव यानी कि पृथ्वी के द्वारा गर्मी को बाहर निकालना। धरातल से निकला हुआ ताप वायुमंडल को गर्म करता है, यानी कि फिर जब धरातल के द्वारा ताप को छोड़ा जाता है तो यह वायुमंडल को भी गर्म कर देता है, जिससे वायु का तापमान बढ़ जाता है। यह गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती हुई ऊपरी भाग को भी गर्म करती है या करती जाती है। किंतु जैसे जैसे वायु ऊपर जाती है उसके तापमान में कमी आती है, यानी जब वायु का तापमान बढ़ जाता है, जब वायु का तापमान यानी कि वायु में तापमान बढ़ जाता है तो वह हल्की होकर क्या होती है, ऊपर चली जाती है, यानी कि उसके अंदर से नमी खत्म हो जाती है, यानी वायु के अंदर से नमी खत्म हो जाती है तो वह वायु ऊपर जाती है और ऊपर जाते जाते वह ठंडी हो जाती है, फिर ठंडी होकर वह पुनः वापस आती है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। वायु का गर्म होना। वायु 3 क्रियाओं के द्वारा गर्म होती है। वायु कितनी क्रियाओं के द्वारा गर्म होती है? 3 क्रियाओं के द्वारा वायु गर्म होती है। नंबर 1, सबसे पहले सूर्य ताप की विकिरण क्रिया द्वारा धरातल का ऊपरी भाग गर्म होता है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, सूर्य ताप की विकिरण क्रिया के द्वारा धरातल का ऊपरी भाग गर्म होता है। नंबर 2, गर्म धरातल के संपर्क में आने पर संचलन क्रिया द्वारा वायु की निचली परतें गर्म होती है, यानी कि गर्म धरातल के जब संपर्क में आने पर संचलन क्रिया के द्वारा वायु की जो निचली परतें होती हैं वह भी गर्म हो जाती है। वायु की निचली परतें गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती हैं। जब वायु की निचली परतें गर्म हो जाती हैं तो वह उनके अंदर से नमी खत्म हो जाती है तो वह ऊपर जाती हैं और वायु के इस रिक्त हुए स्थान को, यानी इस खाली हुए स्थान की पूर्ति के लिए ठंडी वायु ऊपर से नीचे आती है और यही क्रम और पुनः गर्म होकर वह ऊपर उठती है। इस संपूर्ण क्रिया को हम संवहन क्रिया कहते हैं। मीन्स ये जो प्रोसेस है कि वायु का गर्म होकर ऊपर उठना, ऊपर जाकर वायु का ठंडा होना और ठंडी होकर पुनः वापस आना धरती पर, और ठंडी होकर वापस आना और फिर गर्म होकर ऊपर जाना, ये जो चक्र है यह लगातार चलता रहता है। इस संपूर्ण क्रिया को ही हम संवहन क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है तापमापी यंत्र द्वारा ताप का मापन, यानी कि ताप को किस प्रकार मापा जाता है और किस यंत्र से मापा जाता है। तापमान को ज्ञात करने के लिए या उपयोग के लिए लाए जाने वाले यंत्र को तापमापी यंत्र या थर्मामीटर कहते हैं, यानी कि तापमान कितना है, मौसम में गर्मी की मात्रा कितनी है, इस ताप को ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर या फिर तापमापी यंत्र कहते हैं। ताप मापन की जो इकाई होती है वह सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट होती है, जिसमें ताप अंशों या डिग्रियों में प्रकट किया जाता है। आजकल सेंटीग्रेड के बदले सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है। मीन्स तापमान को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं वह थर्मामीटर कहलाता है और तापमान की जो मापने की इकाई है वह सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है और तापमान को अंशों या फिर डिग्री में नापा जाता है। आजकल सेंटीग्रेड की बजाय सेल्सियस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि
ये जो थर्मामीटर है इसका आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उसे सेल्सियस में मापा जाता है। नेक्स्ट है सेंटीग्रेड थर्मामीटर। सेंटीग्रेड थर्मामीटर का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, अतः उसके नाम पर सेंटीग्रेड के बजाय अब सेल्सियस का प्रयोग किया जाने लगा है। मीन्स पहले तापमान को मापने में सेंटीग्रेड और अंशों में लिखा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में तापमान को सेल्सियस में लिखा जाता है। सेल्सियस में लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है? क्योंकि थर्मामीटर का आविष्कार, जिससे कि तापमान मापा जाता है, उस यंत्र का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया है, इसलिए उनके नाम का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें जल के हिमांक के लिए 0 डिग्री अंश और क्वथनांक के लिए 100 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपको थर्मामीटर या तापमापी यंत्र का चित्र भी बताने की कोशिश की है, आप समझ सकें कि तापमान को जो मापा जाता है या जिस यंत्र से मापा जाता है वह किस प्रकार दिखता है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस पिक्चर में इस तरह का होता है थर्मामीटर, जिससे कि हम तापमान या टेम्परेचर का पता लगाते हैं। इसे आपको कॉपी में भी बनाना है। तापमान की 2 स्थितियाँ होती हैं। तापमान की कितनी स्थितियाँ होती हैं? 2 स्थितियाँ होती हैं, अधिकतम और निम्नतम। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का जो अंतर होता है उसे तापांतर कहा जाता है। औसत तापमान ज्ञात करने के लिए अधिकतम और निम्नतम को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। मीन्स तापमान की 2 स्थितियाँ होती हैं, अधिकतम और निम्नतम। अधिकतम और निम्नतम या न्यूनतम के बीच का जो अंतर होता है उसे हम तापमान कहते हैं। और जब हमें औसत तापमान ज्ञात करना हो कि कितना औसत तापमान का मतलब औसतन तापमान कितना है, तो इसके लिए अधिकतम और निम्नतम को जोड़कर उसे 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो औसतन तापमान निकल आता है। अब है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि तापमान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तापमान को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1, सूर्य की किरणों का झुकाव। पृथ्वी की तरह उसके आसपास फैला वायुमंडल भी गोल है। मीन्स जिस तरह हमारी पृथ्वी गोल है, उसी तरह पृथ्वी के आसपास फैला वायुमंडल भी गोल है। सूर्य से आने वाली किरणें प्रायः समानांतर होती हैं, मतलब सूर्य से जो किरणें आती हैं पृथ्वी पर वह एक समान होती हैं, किंतु पृथ्वी की गोलाई के कारण उसके विभिन्न भागों में अलग अलग कोण में पहुंचती हुई प्रभाव डालती हैं। मीन्स ये जो सूर्य से पृथ्वी की किरणें आती हैं वह एक समान मात्रा में सूर्य से आती हैं पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी के गोल होने के कारण वह अलग अलग कोण में पृथ्वी के अलग अलग भागों में पहुंचती हैं और वह इस प्रकार प्रभाव भी डालती हैं। विषुवत वृत्त, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, पर सीधी और ध्रुवों पर तिरछी किरणें पड़ती हैं। यानी कि जो विषुवत रेखा होती है, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इस पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं और ध्रुवों यानी कि पहाड़ों पर तिरछी किरणें पड़ती हैं। लंबवत किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा कम क्षेत्रों में फैलती हैं। यानी लंबवत मीन्स सीधी किरणें, जो सीधी किरणें होती हैं वह तिरछी किरणों की अपेक्षा कम दूरी तय करती हैं और ताप अधिक देती हैं, इसलिए इनके द्वारा कम क्षेत्र में अधिक ताप मिलता है। क्योंकि इन्हें कम दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए ये कम दूरी के कारण अधिक ताप देती हैं। तिरछी किरणें, जिन्हें हम क्षैतिज भी कहते हैं, अधिक क्षेत्रों में फैलती हैं, इन्हें पहुंचने में समय ज़्यादा लगता है, जिससे ताप का प्रभाव भी फैलकर कम हो जाता है। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो तिरछी किरणें होती हैं, जब वह तिरछी फैल जाती हैं किसी पृथ्वी के किसी भाग में, तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पहुँचता है, क्योंकि किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और अधिक दूरी तय करने के कारण ताप कम हो जाता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सूर्य की किरणों का झुकाव भी तापमान को प्रभावित करता है। वह कैसे? कि सीधी किरणें जो कि जिन्हें कम दूरी तय करती हैं तो वह अधिक ताप देती हैं। लंबवत और जो कि क्षैतिज किरणें, जिन्हें हम तिरछी किरणें कहते हैं, वह पृथ्वी पर अधिक दूरी प्राप्त करने के कारण या अधिक दूरी तय करने के कारण उनका जो ताप की मात्रा है वह कम हो जाती है। दूसरा कारक है
वायुमंडल में किरणों द्वारा तय की गई दूरी। लंबवत किरणों को वायुमंडल में कम दूरी और तिरछी किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ये तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि लंबवत किरणें यानी कि लंबी जो सीधी किरणें होती हैं उन्हें वायुमंडल में दूरी कम तय करनी पड़ती है, और जो तिरछी किरणें होती हैं उन्हें अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो सूर्य की किरणें वायुमंडल में जितनी अधिक दूरी तय करती हैं तो उनका विखराव, परावर्तन और अवशोषण उतना ही अधिक होगा। यानी जितनी अधिक दूरी तय करेंगी उसी के अनुसार उनका विखराव, परावर्तन और अवशोषण होगा, जिससे ताप की तीव्रता में कमी आ जाएगी। वायुमंडल में भूमध्य रेखा पर कम दूरी और ध्रुवों पर अधिक दूरी पार करनी पड़ती है। यानी कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उन्हें वायुमंडल में भूमध्य रेखा पर कम दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए वह भूमध्य रेखा पर ज़्यादा ताप देती हैं या ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है। और ध्रुवों यानी कि पहाड़ों पर सूर्य की किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर ताप की मात्रा कम होती है। कम दूरी से ताप का क्षय कम और अधिक दूरी से अधिक होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको किरणों के बारे में कि जो कि सूर्य से आती हैं धरती पर, वह किस तरह अपना प्रभाव डालती हैं, कैसे ताप की मात्रा देती हैं, यह हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक तरफ आपको दिखेगा सीधा चित्र और एक तरफ दिखेगा आपको तिरछा यानी कि क्षैतिज चित्र। तो आप देख सकते हैं कि जो सीधा चित्र है जिसमें कि लिखा हुआ है 1 मीटर और इसमें लिखा है लंबवत किरणें, यानी कि लंबाई में सूर्य से सीधी डायरेक्ट किरणों का आना। और दूसरी तरफ लिखा है आपको तिरछी किरणें। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर तिरछी आती हैं, तो इसलिए इन्हें अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण इनका विखराव, परावर्तन और अवशोषण कम कि अधिक होता है। तो इस कारण इनका ताप भी कम प्राप्त होता है धरती के उस हिस्से पर। नेक्स्ट है समुद्र से ऊंचाई। हम जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तापमान में कमी आती जाती है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी स्टूडेंट, जब कभी भी हम ऊंचाई को नापते हैं या मापते हैं तो उसका जो पैमाना है वह समुद्र तल है, क्योंकि ऊंचाई को मापने के लिए समुद्र तल ही से उसकी ऊंचाई को नापा जाता है। तो हम जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं यानी ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान में क्या हो जाती है, कमी आती जाती है। एक ही अक्षांश पर स्थित मैदानों की अपेक्षा पर्वतीय भाग अधिक ठंडे होते हैं, यानी कि एक ही अक्षांश पर स्थित मैदान भी होते हैं और पहाड़ भी होते हैं, लेकिन मैदानों पर इतनी ठंडक नहीं होती है, पर्वतीय भागों पर अधिक ठंडक होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। सामान्यतः धरातल के प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है, यानी कि धरती पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम होता जाता है। अगला है दिन की अवधि। पृथ्वी की सतह पर मिलने वाली सूर्य की गर्मी की मात्रा का दिन की अवधि से भी सीधा संबंध है, यानी कि सूर्य की जो गर्मी हमें धरती पर मिलती है या जो हमें ताप प्राप्त होता है, इसका संबंध दिन की अवधि से, यानी कि दिन कितना बड़ा है, इससे भी है। दिन की अवधि जितनी लंबी होगी यानी कि दिन जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा हमें सूर्य का ताप प्राप्त होगा, और दिन जितना छोटा होगा उतनी ही हमें सूर्य का ताप कम प्राप्त होगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि दिन की अवधि से सूर्य की गर्मी का सीधा संबंध है। और हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि बड़ी होती है। तो जब ग्रीष्म ऋतु में दिन की अवधि बड़ी होती है तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, तब हमें अधिक गर्मी प्राप्त होती है और हमें अधिक गर्मी का एहसास होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तब हमें सूर्य की अधिक गर्मी मिलती है, जिस कारण हमें गर्मी का एहसास होता है। और शीत ऋतु यानी कि शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं तो हमें सर्दी का एहसास होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर सूर्य की गर्मी कम मिलती है, इस कारण हमें उस ऋतु में सर्दी का एहसास होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।